So very good morning to you all. Welcome to you all in St. Xavier online class. Today we are just taking this third chapter again, atoms and molecules. This is the third part of this chapter. Okay. So what we are just going to read in this chapter. आज मैं आपको बताना चाहूँगा एटॉमिक मास के बारे में, जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये टॉपिक बहुत अच्छा है, थोड़ा सा आप ध्यान से देखें इसको। एटॉमिक मास, तो क्या होता है एटॉमिक मास, पहले इसकी बात कर लेते हैं अपन। मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर बताई थी, जिसके अंदर ये जो बाहर वाले होते हैं ये सेल या ऑर्बिट हैं। ठीक है, अंदर इसमें इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। इसमें क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो टोटल है वो ही एटॉमिक मास है। ठीक, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। द सम ऑफ प्रोटॉन, द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों का जो टोटल होगा वही एटॉमिक मास है। ठीक है, अब नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकालें और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालें, तो उसके लिए भी आप इस तरीके को, मैंने आपको एक ट्रिक बताऊंगा भी इसमें, तो उस ट्रिक को देख के आप आसानी से उस चीज़ को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आज केवल चर्चा करेंगे 1 से लेके 20 तक के जो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, वैसे आप, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं। सम ऑफ total number of neutron and proton is known as atomic mass। इसी को अपन क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। ठीक है, अब इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एटॉमिक मास है, जैसे आपने देखा होगा कि बुक के अंदर है, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन को अपन जेड से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जैसे मान लो, और एन होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये जैसे इसके लिए एक फॉर्मूला हो गया कि ये अपना क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और ये हो गया एटॉमिक मास। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ सोडियम की, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, यानी 11वें नंबर पे आता है। अभी मैं लिखूँगा सारे नंबर, ठीक है, उसके हिसाब से आप देख लेना। तो इसके अंदर जितना इसका एटॉमिक नंबर होगा उतना ही इसका क्या होगा? प्रोटॉन नंबर होगा। यानी इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं? 11 ही होंगे। ठीक है, न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन थोड़ा सा क्या रहेगा? चेंज रहेगा इसके अंदर। न्यूट्रॉन इसके अंदर होंगे 12। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 23। ये इसका हो गया मास, कितना? 23। अब मास के लिए अपन इसके लिए यूनिट लगाते हैं क्या? या तो यू लगाएंगे, जिसको बोलते हैं यूनिफाइड मास, या लगाएंगे AMU, जो कि होता है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, इस एटॉमिक मास यूनिट की जो वैल्यू होती है वो लगभग 1 प्रोटॉन की समथिंग होगी। प्रोटॉन के मास के इतनी ही होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो इतना ही होता है। इसकी ये यूनिट है, इसकी जो वैल्यू होती है एक एटॉमिक मास यूनिट की, वो इतनी होती है। इसको यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं या AMU लिखेंगे। जैसे अपन किसी चीज़ को तोलते हैं तो उसके लिए किलोग्राम लगाते हैं, लीटर लगाते हैं, वो यूनिट होती है। ऐसे इनकी भी यूनिट है क्या? यू है। जैसे 1 किलोग्राम 1000 ग्राम होते हैं, ऐसे ही 1 AMU में इतनी किलोग्राम होंगे। ठीक है, इस तरीके से इसको क्या करते हैं अपन? मेजरमेंट करते हैं। तो ये था क्या? एटॉमिक मास। अब लिखते कैसे? जैसे मान लो सोडियम है, सोडियम के लिए Na लगाया अपन ने, 11 नंबर पे आ गया, इसका एटॉमिक नंबर हो गया। यानी यहाँ तो लिखते हैं
एटॉमिक नंबर, ठीक है। और यहाँ लिखते हैं इसका मास ऊपर की साइड में, ये हो गया इसका एटॉमिक मास। यानी सिंबल से नीचे तो लिखेंगे क्या, एटॉमिक नंबर, और ऊपर की साइड में लिखते हैं एटॉमिक मास। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपको एटॉमिक मास के बारे में। स्टार्टिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि भाई एटम जो है, डाल्टन ये बता दिया था कि भाई एटम जो है अपना एक मास रखता है, उसकी एक प्रॉपर वैल्यू होती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था एक प्रोपोर्शन के बारे के अंदर कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है तो उसके अंदर ऑक्सीजन और कार्बन का जो रेशियो था वो फिक्स था, 3:4, 3:4 में था। इस तरीके से डाल्टन ने बताया कि प्रत्येक जो एटम है वो अपना एक मास रखता है, ठीक है, जिसको हम अपन एटॉमिक मास बोलते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि एटम को मेजर कैसे किया जाए। साइंटिस्ट के सामने एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि एटम को तोल कैसे सकते हैं, मतलब उसके लिए यूनिट क्या हो। तो उसके लिए उन्होंने अलग अलग क्या लिए, एलिमेंट्स लेके देखे। एलिमेंट्स के अंदर क्या हुआ कि जो उनका मास आ रहा था टुकड़ों के अंदर, वो किस में आ रहा था, एक इंटीजर की फॉर्म में आ रहा था। सॉरी, एक इंटीजर नहीं था, वो एक पॉइंट फॉर्म या डेसिमल या फ्रैक्शन फॉर्म में था। जैसे मान लो अगर अपन बात करें किसी भी एलिमेंट की जिसका मास आ रहा है 23.049, तो इसको जब अपन ब्रेक करते हैं तो उसके बाद क्या आएगा कि ये हमारे पास एक फ्रैक्शनल वैल्यू हो गई। अपन इसको जब तोड़ेंगे इस तरीके से लिख सकते हैं अपन इसको 049 नीचे 100, तो ये क्या हो गई, एज अ फ्रैक्शनल हो गई। और फ्रैक्शनल हो गई तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक प्रॉपर यूनिट नहीं थी। तो प्रॉपर यूनिट बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने कार्बन को लिया, कार्बन के क्या किए 12 इक्विवेलेंट क्या किए पार्ट्स बना लिए इसके। इस तरीके से जैसे कार्बन का मास होता है 12, ठीक है, और ये प्रॉपर है। जब इसके हमने 12 टुकड़े किए तो जो इसका एक पार्ट था वो एक पार्ट एटम के यूनिट के बराबर आ रहा था। मतलब इसका जो मास आ रहा था एक पार्ट का वो एक प्रॉपर यूनिट थी, वो एक प्रॉपर AMU के बराबर था। यानी पॉइंटों में वैल्यू नहीं थी उसकी, फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं थी। तो इसीलिए मतलब किसी भी कोई भी एलिमेंट है, चाहे वो सोडियम हो, चाहे क्लोरीन हो, चाहे कुछ और हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, इन सब का मास जब कंपेयर किया गया किससे, कार्बन से, तो कार्बन का 1/12 पार्ट लिया गया था। 1/12 पार्ट का मतलब क्या हो गया, एक टुकड़े का, यानी एक टुकड़े के बराबर। जैसे अपन तराजू लेते हैं, यहाँ एक तराजू हो गई मान लो, और यहाँ आपने कोई एलिमेंट रखा, जैसे आपने यहाँ सोडियम रख दिया तो यहाँ क्या रखेंगे, कार्बन का 12वां टुकड़ा, यानी 12वां हिस्सा, कार्बन के मास का 12वां हिस्सा, यानी वो एक टुकड़ा होगा जिसको अपन क्या बोलेंगे 1/12 ऑफ कार्बन। ये इसमें रख दिया। जैसे आप इसको ये भी ले सकते हो कि भाई एक वाटरमेलन है, इसको अपन ने टुकड़े कर दिए, जैसे 12 टुकड़े कर दिए इसके, इस तरीके से, ठीक है, 12 पीसेज हो गए। तो इसमें से एक पीस हमने, जो ये पीस थे सारे इक्वल होंगे, ठीक है, तो इनमें से एक पीस उठा लिया, जैसे हमने ये उठाया, ये जो एक पीस है ये हमने यहाँ रख दिया, और उसके आधार पे हमने इसको, यानी ये हमारा 1 किलो का वाट हो गया एक तरीके से, ठीक है। अब इसके पीस जो है पर कितने पीस लग रहे हैं, 2 लग रहे हैं, 3 लग रहे हैं, उसके हिसाब से हमने इसका वेट काउंट किया, ठीक है। तो कार्बन के आधार पर इसका क्या किया गया था, मास जो था काउंट किया गया। क्यों किया गया, क्योंकि इसकी जो वैल्यू आ रही थी मास टुकड़ों के अंदर वो एक होल नंबर आ रही थी, एक प्रॉपर नंबर आ रही थी, इस वजह से, ठीक है। अब अपन लेते हैं एलिमेंट्स नेम। एलिमेंट्स नेम के साथ उन सबको अपन याद करना सीखेंगे, किस तरीके से उनको याद कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो पहला है अपने पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये उनके एटॉमिक नंबर हैं इधर, एटॉमिक नंबर, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ ले लेते हैं इस साइड में 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। तो अपन इनको याद करेंगे। ये क्या क्या हैं? ये है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, Ca। ये अपने पास Ca है। तो देखो इनके वैसे ये तो हो गए सिंबल्स, दीज आर सिंबल्स। नाम लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, ये हाइड्रोजन है, सेकंड नंबर पे हीलियम हो गया, ये लिथियम है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये हो गया फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम एंड कैल्शियम। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे पास क्या आ गए, 20 नेम्स आ गए एलिमेंट के और उनके साइंस आ गए। ठीक है, अब मेन है कि भाई इनका मास जो है अपन को किस तरीके से याद करते हैं। तो मैं आपको कुछ एक एक्सेप्शनल केस पहले ही बता देता हूँ, यानी पे ये रूल फॉलो नहीं होगा। एक तो ये हो गया, ठीक है, एक ये हो जाएगा, यानी कि अपन वैसे ही याद करने पड़ेंगे अपने को। एक ये हो जाएगा, 3 हो गए, और एक है क्लोरीन, ये वाला हो जाएगा, और एक हो गया आर्गन। बस, ठीक है। वैसे अगर आप नाम याद करना चाहें तो इसको ऐसे याद कर सकते हो, हे है ली, हे है ली, यहाँ तक हो जाएगा BBC, BBC, और इस NO से बन गया नो, और यहाँ FNE से हो जाएगा फनी, नो फनी। इधर कर देता हूँ क्योंकि इधर मास लिखूँगा मैं, ये हो गया नो फनी। ना मांगो अलसी, ये बन गया ना मांगो अलसी, ना मांगो अलसी। फिर से क्लीन कर, यहाँ क्लीन याद रखना, क्लीन कर, फिर यहाँ जाएगा और काम कर। फिर से देख लो, हे हेली BBC नो फनी, हे हेली BBC नो फनी, ना मांगो अलसी, ठीक है, ना मांगो अलसी, फिर से क्लीन कर और काम कर। इस तरीके से अपने इसको याद कर सकते हैं, इनके साइन को भी, और कौन सा कितने नंबर पे है। ठीक है, अपने को ये इसके एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए कि ये 5वें नंबर पे है तो इसके प्रोटॉन 5 होंगे,
इस तरीके से अपन इनको याद करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होंगे जितनी इसके अंदर क्या है, प्रोटॉन है। अब मास के लिए तो अपन बात कर रहे थे, तो मास के लिए आप फॉर्मूला याद रखना, अगर एटॉमिक नंबर, कौन सा नंबर, एटॉमिक नंबर, ये वाला 1 2 3 4 जो अपन लिख रहे हैं इधर, ये एटॉमिक नंबर है, ये अगर ओड है तो फॉर्मूला लगाएंगे 2n+1, और अगर इवन है तो फॉर्मूला लगाएंगे 2n, जहाँ n क्या है, n ये ही एटॉमिक नंबर है, ठीक है। मतलब देखो हाइड्रोजन का तो फिक्स है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये जो है ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। हाइड्रोजन का तो 1 ही रहेगा, इसका 9 हो जाएगा, ठीक है, इसका 14 हो जाएगा, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। ये 35.5 है और इसका हो जाएगा 40। यू याद रखना, इनके साथ यू लगेगा, ये लगा देना आप इसको, यू यूनिफाइड मास। अब देखो ये जो बाकी बच गए इनको अपन इस ट्रिक से हल करेंगे। कैसे, देखो ये 2 नंबर पे आता है, हर 2 क्या है, E1 हो गया। E1 के लिए फॉर्मूला लगाएंगे 2 मल्टीप्लाई इसका एटॉमिक नंबर, तो इसका मास हो जाएगा 2 × 2 = 4 U। कोई टेंशन, इसका कितना हो जाएगा, ओड है ये 3 नंबर ओड है, तो इसका मतलब क्या फॉर्मूला लगाएंगे 3 × 2, यानी हमने 2n फॉर्मूला लगाया है। 2 × n कौन है अपना 3 और +1, और 2 3 6 और 1 कितने हो गए 7 यूनिफाइड मास हो जाएगा लिथियम का। ये 5 नंबर पे है तो ओड है, तो क्या आ जाएगा 5 2 10 और प्लस में 1, इसका 11 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा 6 2 12, सीधे ही, क्योंकि 6 क्या है E1, तो यहाँ पे फॉर्मूला रखेंगे 2 × 6 = 12 U। यहाँ ऑक्सीजन का निकाल सकते हो 8 2 16, सीधे 16 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से निकालेंगे फ्लोरीन का 9 है, 9 नंबर पे क्या हो जाएगा 9 2 18 और 1 19। यहाँ 10 सीधे ही E1 है तो क्या हो जाएगा 20। ओड और इवन आप जानते हो अच्छी तरीके से, 0 2 4 6 8 जिसके लास्ट में हो या जो 2 से डिविजिबल है वो हमारा क्या होगा, वो हमारा E1 होगा। और जिनके लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं हो या जो 2 से डिविजिबल नहीं हो वो ओड नंबर होंगे। तो जैसे 11 की बात करूँ तो यहाँ कितना हो जाएगा 11 2 22 और प्लस में 1, क्यों, क्योंकि ये ओड नंबर है, तो 23 इसका हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, इसका 26 हो जाएगा, और 1 27 हो जाएगा इसका, सॉरी यहाँ पे 14 2 28 हो जाएगा। फास्फोरस 15, यहाँ पे क्या है, ये ओड है तो 31 हो जाएगा इसका, आएगा ना 15 2 30 और प्लस में 1। या सल्फर के लिए कितना हो जाएगा 16, सीधे ही E1 है तो 2 कर दो, E1 है तो 2 कर दो सीधे ही, ओड है तो एक एक्स्ट्रा करो 2 में। और यहाँ इसका कितना हो जाएगा, ये 19 नंबर पे आता है, और 19 पे है तो क्या होगा 19 2 38 प्लस में 1 39, और ये हो गया 40। तो इस तरीके से अपन इनको याद करेंगे, ये इनके क्या हो गए, मास हो गए, ठीक है। तो हमने इनके एटॉमिक मास को देख लिया कि किस तरीके से उनको याद करें, ये उनका ट्रिक था। अब उसके बाद एक और नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ लेते हैं। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है देखो, नेक्स्ट टॉपिक है अपना हाउ डू एटम एग्जिस्ट। हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, कि एटम जो है ये नेचर के अंदर किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, कि ये फ्रीली है या ये डिपेंडेंट है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ्रीली ये क्या नहीं करेगा, एग्जिस्ट नहीं करता है। फ्रीली मतलब जैसे हाइड्रोजन का एटम है
तो ये आपको फ्रीली मूव करता हुआ नहीं दिखाई देगा। ये क्या बनाएगा, कोई भी एटम है तो वह या तो क्या बना लेगा, कोई आयन बनाएगा, ठीक है, या मॉलिक्यूल बनाएगा। यानी एटम जो हैं वो या तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, या वो आयन्स बनाएंगे, ठीक है। एटम्स आर नॉट फ्रीली एग्जिस्ट, ठीक है, ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। तो देखो मॉलिक्यूल बनाते हैं या क्या बनाएंगे, ये आयन्स बनाएंगे, ठीक है। अब अगर वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो मॉलिक्यूल कैसे बनाएंगे वो समझो। मैंने आपको बताया था मॉलिक्यूल क्या था, इसको भी अपन अलग से पढ़ेंगे, इसका पॉइंट है। जैसे आपने हाइड्रोजन को देखा होगा, तो हाइड्रोजन के दो एटम जो हैं आपस में बॉन्ड बना के और ये क्या बना लेते हैं, एक मॉलिक्यूल बनाती है जिसको अपन H2 बोलते हैं। हाँ, H2 फ्रीली एग्जिस्ट करता है। फ्रीली एग्जिस्ट करने का मतलब ये है, आपने H2 देखा होगा, देखने का मतलब ये है कि ये आप बुक्स के अंदर लिखा हुआ देख पाओगे कि भैया H2 है। H2 क्या है, ये एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल है। जैसे नाइट्रोजन के लिए है, तो नाइट्रोजन के लिए आपने N2 देखा होगा, ऑक्सीजन के लिए आपने O2 देखा होगा, ओजोन के लिए आपने O3 देखा होगा। ये ओजोन का मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन का है, ठीक है। यानी ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकती, यानी सिंगल एटम जो होगा, मोनो एटम, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। वो या तो क्या बनाएगा, मॉलिक्यूल बनाएगा या आयन्स बनाएगा। तो दूसरा टॉपिक अपना आयन देखो। आयन का मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन को या तो डोनेट करेगा, और डोनेट करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जिसको अपन कैटायन बोलते हैं। यानी वो डोनेट करने के बाद कैटायन बना लेगा, या वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर आ जाएगा, यानी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और वो बन गया अपना एनायन। ये दो होंगे, कैटायन और एनायन। तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन अगर वो डोनेट करता है तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर से नेगेटिव निकल के जा रहा है। जैसे सोडियम है, सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ठीक है, मान लो इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, ये डोनेट कर रहा है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। अब इसको अपन बोलेंगे सोडियम का कैटायन, और ये है उसका ओरिजिनल फॉर्म। इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है, ठीक है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन्स नंबर कम हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया, वहाँ पे इसका साइज बड़ा मिलेगा, इसका साइज छोटा मिलेगा, ठीक है। कैसे, वो आप देख सकते हो, सोडियम 11 इलेक्ट्रॉन है तो पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट और ये तीसरा ऑर्बिट, ये हो गया न्यूक्लियस। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 भरे जाएंगे, दूसरे में 8, 6, 7, और ये हो गया 8, और लास्ट वाले में 1, हो गए 11 इलेक्ट्रॉन। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो इसका बाहर वाला ऑर्बिट कैंसिल हो गया, इसके पास क्या बचेंगे, केवल 2 ही ऑर्बिट बचेंगे, इसमें एक में तो 8 होंगे और एक में 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जो Na+ है, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, कैटायन, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से इसका साइज छोटा हो गया, इसका साइज बड़ा रहेगा, ठीक है। बाकी इसके बारे में अपन पढ़ेंगे कल, आज के लिए इतना ही, ठीक है। आई होप दैट यू हैव गॉट दिस व्हाट एवर आई हैव टोल्ड यू, सो रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल।